हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सो माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2015। यस, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं LODR 2015। अब अगर इसको शुरू करने से पहले मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2। यस, इसके पहले हमने एक वीडियो बना लिया है पार्ट 1। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए और उसी के बाद पार्ट 2 के लिए जाइए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप LODR के बेसिक्स को, LODR का ओवरव्यू, LODR का इंट्रोडक्शन, कितने चैप्टर्स है उसमें, क्या स्केड्यूल्स है, इस सब चीजों के बारे में पहले अच्छी तरह से समझ लें। अगर मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था, तो हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पर फोकस किया। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज स्क्रिबल की है, बहुत सारी चीज लिखी है। तो हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर क्यों लिस्ट होना चाहती है और उसका एक मेन फोकस होता है लिक्विडिटी का, और जब वो लिस्ट होती है तो उसे एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है। लेकिन फिर हमने देखा कि लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो हर स्टॉक एक्सचेंज के लिए अलग होता था, हर पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए अलग होता था, और कुछ जगहों पर वो कंपनीज एक्ट के साथ भी अलाइन नहीं था। इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर LODR रेगुलेशन आया, जहां पर उसने बहुत हद तक अपने जो रेगुलेशंस है उसे कंपनीज एक्ट 2013 के लाइन में लाए, और अलग अलग सिक्योरिटी हो या अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हो, सभी लिस्टिंग एग्रीमेंट्स को एक कंसोलिडेट किया, जिससे अब लिस्टिंग की जो प्रोसेस है, कंप्लायंस की जो प्रोसेस है, ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने की जो प्रोसेस है, वो बहुत सिंपल हो गई। उसके बाद हमने ये देखा उसका बैकग्राउंड कि ये कब आया, जो कि 2 सितंबर 2015 को आया, लेकिन इसको 90 डेज का समय दिया गया था फॉर इफेक्ट। सब्जेक्ट टू 2 प्रोविजंस ऐसे थे जिसका इमीडिएट इफेक्ट आना था। एक है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड और एक प्रमोटर की रिक्लासिफिकेशन, रेगुलेशन 23 और 31A। और उसके बाद हमने बैकग्राउंड के बाद ये देखा कि ये LODR इतना क्या डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो हमें पता चला कि ये बहुत स्ट्रिक्टर इन सेंस है, इसको ना कंप्लाई करने पर बहुत ज्यादा पेनल्टी है, 25 करोड़ तक पेनल्टी जा सकती है। और इस स्लाइड जो आपके सामने है इसमें हमने देखा कि लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड एंटिटी, ये दोनों का डिफरेंस समझकर ये देखा कि लिस्टेड एंटिटी वर्ड यूज करने पर क्या चेंज किया है LODR रेगुलेशन ने एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। जब वो लिस्टेड कंपनी के जगह पर लिस्टेड एंटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ना कि वो कंपनी को इसके अंदर लाना चाहते हैं, बट बॉडी कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को भी लाना चाहते हैं। उसके बाद हमने अगर देखा तो इसमें 12 चैप्टर है, हमने ये देखा, और 103 रेगुलेशंस है। और मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1 में, जो लोग अगर डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक बार ये क्लियर कर दूं कि हम टोटल 7 वीडियोस बनाने वाले हैं। यस, जिसमें से 4 वीडियोस जो हैं वो चैप्टर पर रहेंगे, मैं यहां पर नीचे आपके लिए बना रहा हूं। 2 वीडियोस रहेंगे रिवीजन के लिए। आप कहेंगे सर 2 रिवीजन मतलब? मैं इस पूरे चैप्टर को 2 अलग पर्सपेक्टिव से रिवाइज करूंगा, तो 2 जो है वो रिवीजन के लिए रहेंगे और एक वीडियो जो रहेगा वो खास पूरे अमेंडमेंट्स पे रहेगा। यस, LODR रेगुलेशंस में 2 बार बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो मैं वो पूरे और सारे अमेंडमेंट्स को यहाँ वो उस वीडियो में कवर करूंगा। आप कहेंगे सर ये जो वीडियो हम पार्ट 2 देख रहे हैं जो कि चैप्टर का है, क्या इसमें अमेंडमेंट्स नहीं है? नहीं, अमेंडमेंट्स का एक अलग से बनाया गया, बिकॉज जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो ऐसे हैं जो कुछ डिलीट नहीं हुआ और एडिशनल डिस्क्लोजर्स के बारे में बात हुई है और एडिशनल ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के बारे में बात हुई है। तो मैं अमेंडमेंट्स के लिए एक अलग वीडियो रख रहा हूं। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल में जब LODR रेगुलेशंस आए थे तो उसके साथ क्या क्या चीजें हमें बतानी है। अमेंडमेंट्स में हम देखेंगे कि एडिशनल डिस्क्लोजर हमें और क्या करना था। श्योर अबाउट दिस। तो इस तरह से 7 वीडियोस बनने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 खत्म किया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं पार्ट 2 जो कि वीडियो में चल रहा है, इसमें अब लेने वाला हूं कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो मैंने यहां पर ये पूरी एप्लीकेबिलिटी, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी, ये चैप्टर 2 में जो हमने देखा रेगुलेशन 4 कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में देखा। तो ये 5 मिनट के अंदर मैंने आपको एक बेसिक बताया कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था। तो चलिए
ये मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आपने पार्ट 1 देखा है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एलओडीआर की। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम चैप्टर 3 पूरी तरह से कवर करेंगे। यस, चैप्टर 3 मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा, और आपको मालूम है कि चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट सम कॉमन रेगुलेशंस विच आर एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड एंटिटीज। यस, हर एक लिस्टेड एंटिटी का ये कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं, ये कॉमन डिस्क्लोजर्स है जो आपको देने पड़ेंगे। यहां तक मैं आपको यह भी बता दूं कि इस चैप्टर 3 में हमें जो रेगुलेशन सीखने हैं वो रेगुलेशन नंबर 5 से लेकर रेगुलेशन 14 तक जाने वाले हैं हम लोग। तो ऑलमोस्ट हम इतने रेगुलेशंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से अब शुरू करते हैं एक एक रेगुलेशन। सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 5। अब रेगुलेशन 5 क्या कहता है? रेगुलेशन 5 कहता है कि हर एक लिस्टेड एंटिटी ने इंश्योर करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी कंपनी का केएमपी या फिर डायरेक्टर या फिर प्रमोटर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लिस्टेड एंटिटी के साथ डील करता हो, वो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करे जो उसे असाइन की गई है। ये ऑब्लिगेशन सभी एंटिटीज को कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी लिस्ट करी हो, ये मैटर नहीं करता। रेगुलेशन 5 सिर्फ इतना ही कहता है कि केएमपी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो इसे सही से कंप्लाई करे। आर यू गेटिंग दिस? इन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की गई है, इन्हें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, वो इसे बराबर से कंप्लाई करें। तो अगर कल जाकर हम डायरेक्टर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और वो उसे सही से कंप्लाई नहीं करता, तो हम कहेंगे आपने रेगुलेशन 5 को फॉलो नहीं किया। क्लियर है? इसीलिए रेगुलेशन 5 पहले तो शुरुआत ही क्या करता है बोलकर, जनरल ऑब्लिगेशन। जनरल ऑब्लिगेशन का मतलब है, एक सिंपल बस बोला गया है शुरू होने से पहले कि जितने भी आगे आप सब रेगुलेशंस देखने वाले हो, इसमें जहां जहां पर भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी है उसको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर। अब रेगुलेशन नंबर 6। अब रेगुलेशन नंबर 6 ये कहता है कि आपको पहले तो एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर बोलकर अपॉइंट करना है। यस, एक कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर बोलकर अपॉइंट करना है। अब उस कंप्लायंस ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो 4 है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, रेगुलेशन में क्लियर बोला गया है कि देयर आर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लाइंग विथ एप्लीकेबल रेगुलेटरी प्रोविजंस। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होगा, जो कि एक कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट पर काम करेगा, कि जो भी सेबी ने बोला है, सेबी के जो भी प्रोविजंस है, रेगुलेटरी प्रोविजंस मतलब सेबी ने जो बोले हैं वो सब के सब का कंप्लायंस हो। सेकंड, वो कोऑर्डिनेट करे किसके बीच में, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज है, with respect to compliance of rules and regulations and directive. थर्ड है, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो की जाए और मेक श्योर करें कि सब करेक्ट है, ऑथेंटिकेटेड है एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। और फोर्थ है, इन्वेस्टर की जो शिकायतें होती है, ग्रीवियंस होती है, उसका रेड्रेसल करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये 4 ड्यूटीज है जो एक कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट पर रहकर करना पड़ेगा। ये याद रखें कि रेगुलेशन 6 जो है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड का इसके रिलेटेड सेबी एमएफ रेगुलेशंस में मेंशन्ड है। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? इसी को एक चार्ट के माध्यम से अगर मैं देखूं यहां पर,
तो आप देख सकते हैं रेगुलेशन 6 सिंपल कहता है कि पहले तो एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए जो कि आपका लाइसेंस ऑफिसर रहेगा, और उस लाइसेंस ऑफिसर जो रहेगा वो रहेगा एक आपका क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। अब उस कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? उस कंपनी सेक्रेटरी का काम ये है कि वो लिस्टिंग रेगुलेशंस जो है रेगुलेटरी बॉडीज के, वो रेगुलेटरी बॉडी जो है उसके फॉलो करें, कोऑर्डिनेशन बनाए रखें सेबी डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज में, हमेशा करेक्ट फाइलिंग करें, हमेशा ऑथेंटिकेट फाइलिंग करें, और इन्वेस्टर की शिकायतों को दूर किया जाए। तो ये 4 आपके ड्यूटीज है जो आपको फॉलो करने हैं, कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना है। और ये कहां पर लिखा गया है? ये लिखा गया है रेगुलेशन 6 में। क्लियर? अब रेगुलेशन 7 की अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन 7 कहता है अबाउट शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब आपको मालूम है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट गाइस वो है, आपका अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, ठीक है, लेट अस से आपकी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब अगर आपने कभी मनी कंट्रोल ऐप या कोई दूसरा फाइनेंशियल ऐप देखा होगा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वाला ऐप देखा होगा, तो आपको पता होगा कि रोज हर कंपनी के शेयर्स में करोड़ों शेयर्स चेंज हैंड्स, राइट? देयर आर crores ऑफ शेयर्स दैट आर बॉट एंड सोल्ड। अब मुझे बताइए, जब करोड़ों शेयर्स रोज खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ द डे हम एक रजिस्टर मेंटेन करें, एक बुक मेंटेन करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे कंपनी के शेयर्स किसके पास है। एक तरह से कहना इससे हमें ये जरूरी है कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होता है हम उसे अप टू डेट रखें। क्यों अप टू डेट रखना है? बिकॉज ऑब्वियसली कल जाकर कोई रिकॉर्ड डेट है, बोनस है, डिविडेंड है, राइट्स है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये अधिकार किसको मिलना चाहिए? तो इसीलिए हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेटेड रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। तो उसके रिलेटेड हमें एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना होता है। नॉर्मली हम उसे आरटीए भी कहते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार प्राइमरी मार्केट में डील करता है और ट्रांसफर एजेंट जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में डील करता है। मतलब एक बार कंपनी जब लिस्ट हो जाए तो आपको ट्रांसफर एजेंट की जरूरत होती है। जब आप आईपीओ करते हो, पहली बार अपनी कंपनी का आईपीओ ला रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रार एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको पहली बात तो रेगुलेशन 7 क्या कह रहा है? रेगुलेशन 7 कह रहा है शेयर ट्रांसफर मैनेज करने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। आइदर यू कैन अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर लीजिए, या तो फिर आप इन हाउस भी तो मैनेज कर सकते हैं। सो देयर आर 2 ऑप्शंस। एक, यू अपॉइंट अ थर्ड पार्टी, कार्वी है, अगर आपने कार्वी नाम सुना होगा, जो भी के फाइनेंस हो गया, तो कार्वी है, कैम्स है, ये सब शेयर ट्रांसफर एजेंट्स है। तो एक तो आप इन्हें अपॉइंट कर लीजिए, या आप इन हाउस भी मैनेज कर सकते हो। रूल कहता है अगर समझ लीजिए आप इन हाउस मैनेज कर रहे हो और नंबर ऑफ होल्डर्स 1 लाख एक्सीड करते हैं, ये नंबर को ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ होल्डर्स 1 लाख एक्सीड करते हैं, तो अब आपको सेबी के साथ एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, या तो फिर आप अब अपना इन हाउस का काम बंद कर दें। यस, आप अपना इन हाउस का काम जो है वो बंद कर दें और एक थर्ड पार्टी, थर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर लें। मतलब ये 2 पॉइंट को पढ़कर आपको क्या समझ रहा है? 2 पॉइंट पढ़कर ये कह रहा है कि एक तो आप शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो, या आप इन हाउस मैनेज कर सकते हो, सही है। लेकिन अगर आप इन हाउस मैनेज करते हो और आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 1 लाख को एक्सीड करते हैं, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ विद सेबी एज अ कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट, या तो फिर अभी आप इन हाउस नहीं कर सकते, अगर आपको लाइसेंस नहीं लेना है, आप किसी थर्ड पार्टी शेयर ट्रांसफर एजेंट को ये काम दे दीजिए जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया? एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया सर। मतलब इन हाउस तो हम तब तक ही रह सकते हैं ना जब तक 1 लाख मेंबर्स हैं। यस। अब थोड़ा समझिए करना क्या है, इसमें कुछ सबमिशंस है, कुछ फाइलिंग्स है, हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जमा करना है। किधर? स्टॉक एक्सचेंज में। कौन साइन करेगा उसे? एक, कंपनी की तरफ से कंप्लायंस ऑफिसर, और 2, शेयर ट्रांसफर एजेंट का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। और आपको ये साल में 2 बार जमा करना है। कितनी बार जमा करना है? 2 बार जमा करना है। कब कब करना है?
विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अप्रैल से सितंबर अगर है तो आपको सितंबर खत्म होने से 1 महीने के अंदर एक बार करना है, और अक्टूबर से मार्च का उसके 1 महीने मतलब 30 अप्रैल तक आपको सबमिट करना है। ये आप सर्टिफाई करेंगे कि शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस है या शेयर ट्रांसफर एजेंट दे रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा सबसे पहला फाइलिंग है, और ये फाइलिंग कैसा है? ये फाइलिंग जो है ये हाफ ईयरली है। यस, हाफ ईयरली फाइल करना है। क्या फाइल करना है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट फाइल करना है। क्लियर है? श्योर। अब समझ लीजिए आपने अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट को चेंज कर दिया, ठीक है, आपने किसी और को अपॉइंट किया, तो रूल कहता है आपको ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ट्राइपार्टिट में 3 लोग होंगे, एक आप खुद, 2 अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा एजेंट है, और 3 नया एजेंट जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं। और इस अपॉइंटमेंट का जो लेटर है ये आपको 7 डेज के अंदर, जो एग्रीमेंट हम साइन करते हैं वो 7 डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में जमा करना है, जब से आपका एग्रीमेंट बन गया है। रूल कहता है इस एग्रीमेंट की कॉपी को आपको बोर्ड मीटिंग में भी सामने रखना पड़ेगा जब कभी भी अगली बोर्ड मीटिंग होगी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो आरटीए के रिलेटेड क्या सब चीजें एकदम क्लियर हो गई? अगर मैं झटपट आपको रिवाइज करने के लिए फटाफट से बोलूं एक बार तो चलेगा। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? एक तो आप थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर लीजिए या घर में अपना इन हाउस मैनेज कर लीजिए। इन हाउस कब तक कर सकते हो? जब तक 1 लाख मेंबर्स हैं। अगर 1 लाख के ऊपर गए तो एक तो अब आप अपनी एंटिटी को लाइसेंस ले लीजिए एज अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, या तो फिर भैया जो लाइसेंस लोग हैं, रजिस्टर्ड लोग हैं, उन्हें अपॉइंट कर लीजिए। फिर आपकी एक हाफ ईयरली फाइलिंग है। हाफ ईयरली फाइलिंग क्या है? अप्रैल टू सितंबर का 1 अक्टूबर तक, और अक्टूबर टू मार्च का 30 अप्रैल तक। क्या है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको फाइल करना है। उस पर साइन कौन करेगा? कंपनी की तरफ से सीएस, और शेयर ट्रांसफर के एजेंट की तरफ से ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद अगर कल जाकर आपने शेयर ट्रांसफर एजेंट को चेंज किया तो वो ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट होगा जिसमें कंपनी, हमारा एग्जिस्टिंग एजेंट और नए एजेंट साथ में मिलकर उसको साइन करते हैं। एग्रीमेंट एंटर होने से 7 डेज के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज में इसको सबमिट करना है। याद रखिए इस एग्रीमेंट की कॉपी को आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी उसके सामने भी रखना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो मैंने अब तक कितने रेगुलेशंस किए? 3 रेगुलेशंस खत्म किए। रेगुलेशन 5 का कहता है कि जिसको भी जो ड्यूटीज दिए गए हैं, ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करे। रेगुलेशन 6 कहता है कि कंप्लायंस ऑफिसर एक सीएस होना चाहिए और उसके 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और रेगुलेशन 7 टॉक्स अबाउट योर शेयर ट्रांसफर एजेंट। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? कम टू रेगुलेशन नंबर 8। अब रेगुलेशन 8 सिर्फ इतना ही कहता है कि एक लिस्टेड एंटिटी शुड कॉपरेट एंड सबमिट करेक्ट इंफॉर्मेशन। किसको? इंटरमीडियरीज को। सर इंटरमीडियरीज कौन होती है? अरे यहां पर देखो एग्जांपल दिया, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपका अभी शेयर ट्रांसफर एजेंट है, डिबेंचर ट्रस्टी है, ये सब जो भी आपके इंटरमीडियरीज होते हैं। आपको मालूम है ना हमारे एसएलसीएम सब्जेक्ट में लास्ट चैप्टर है। मैं एसएलसीएम जब बोल रहा हूं ऑब्वियसली तो न्यू कोर्स की बात कर रहा हूं। उसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, हमने देखा है कि उसमें कितनी सारी इंटरमीडियरीज है। तो रेगुलेशन 8 सिर्फ इतना ही कहता है कि लिस्टेड एंटिटी ने कोऑपरेट करना चाहिए, और जो भी हमारे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज है, बैंकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ये सबके साथ सही इंफॉर्मेशन, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन कभी नहीं देनी, करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देनी है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी, टाइम में देनी है, और पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके देना है। अगेन रेगुलेशन 8 जो है वो म्यूचुअल फंड को फॉलो नहीं होता, म्यूचुअल फंड को नहीं फॉलो करना है, बिकॉज इसके रिलेटेड उनका सभी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में पहले से बात हुई है। क्लियर है? तो इसमें समझने वाली बात या अंडरलाइन होने वाली बात क्या है? एक लिस्टेड एंटिटी ने कोऑपरेट करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए। क्या सबमिट करना चाहिए? हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन। किसको? इंटरमीडियरी को। और कब तक? विद इन टाइम एंड एज पर द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द एक्ट, रेगुलेशन एंड सर्क्यूलर्स। तो रेगुलेशन से 8 सिर्फ इतना ही कहता है कि सही पर सबमिट, सही समय में सबमिट इंफॉर्मेशन करो और सही इंफॉर्मेशन को सबमिट करो। क्लियर है? क्या एकदम अच्छी तरह से रेगुलेशन 8 आपके दिमाग में गया? रेगुलेशन 9। अब रेगुलेशन 9 कहता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना।
यस, डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना। अब यहां पर आपके दो कैटेगरीज हैं डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। देयर आर टू कैटेगरीज। एक वो कैटेगरी है जहां पर आप बुक 8 साल के लिए मेंटेन करेंगे, और एक वो है जहां पर आप परमानेंट आजीवन बुक्स को मेंटेन करेंगे। तो रूल कहता है ये जो भी आपकी एंटिटी की पॉलिसी होगी उसे बोर्ड से अप्रूव करवा लें, और जैसे मैंने कहा दो कैटेगरीज बना लें। एक कैटेगरीज में आप परमानेंट बुक को हैंडल करोगे, संभाल के रखोगे, और दूसरी कैटेगरी में 8 साल तक संभाले रखना है। डॉक्यूमेंट आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हैं। रूल कहता है ये पॉलिसीज आपकी बन जानी चाहिए थी 30 नवंबर 2015 से। सो सिर्फ ये जो रेगुलेशन 9 है सिर्फ और सिर्फ बात करता है जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रिजर्व करने का, और उसमें आपको दो कैटेगरी बनानी है, जैसे मैंने कहा 8 साल तक और परमानेंट। एकदम क्लियर, एकदम अच्छी तरह से। रेगुलेशन 10 कह रहा है कि लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल द रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लिस्टेड एंटिटी ने रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, फाइलिंग और ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ सबमिट करनी चाहिए। उनके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का फायदा आप ले सकते हैं, एंड आपका इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटी में सेटअप करना चाहिए। तो आपका मेक श्योर करना चाहिए कि आपके पास वो रिक्वायर्ड सर्वर्स हैं, फैसिलिटीज है, वैसा ट्रेन स्टाफ है जो टाइमली जो भी स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है वो उसको फाइल कर सकता है। इसका मतलब ये क्लियर था जब उन्होंने रेगुलेशन में कहा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एट प्लेस। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है वो कंपलसरी हो गया था दिसंबर 1, 2015 से, और इसीलिए बोला गया था कि लिस्टेड एंटिटीज ने मेक श्योर करना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो बराबर से हर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अगर मैं आपको फिर से इरिटेट करूं थोड़ा सा, फटाक से देखेंगे। अब हमें पूरा रेगुलेशन लर्न करना है। 5th रेगुलेशन क्या कहता है, जिसको भी जो ड्यूटीज दी है उसको निभाना चाहिए। रेगुलेशन 6 क्या कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर पे अपॉइंट कर उसके 4 ड्यूटीज हैं। रेगुलेशन 7 कहता है शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में, और हमने देखा कि एक तो आप खुद भी कर सकते हो तो किसी और को अपॉइंट कर सकते हो 1 लाख तक, ठीक, वरना उसके बाद आपको किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, आप खुद लाइसेंस लीजिए। और हाफ ईयरली का एक फाइलिंग है, एग्रीमेंट साइनिंग के 7 डेज के अंदर करना है और बोर्ड में रखना है। रेगुलेशन 8 कहता है कि जो भी आप डिटेल्स इंटरमीडियरी को देते हो हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन ही दी जाए। 9 कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 प्रकार के हो, एक 8 साल और परमानेंट, और ये सब पॉलिसीज नवंबर 30 तक बन जानी चाहिए, क्योंकि हमें अब मालूम है कि रेगुलेशन 10 में आता है कि दिसंबर 1 से हर प्रकार का रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी है। किसकी? रिपोर्ट की, स्टेटमेंट की, डॉक्यूमेंट्स की एंड ऑल सच फाइलिंग्स। क्लियर? रेगुलेशन 11 अब क्या कहता है? रेगुलेशन 11 कहता है, अब आपको मालूम है कंपनीज जो है दे ऑल्सो एंटर इन स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट स्कीम्स मतलब क्या? जैसे कंपनी किसी और कंपनी को खरीद रही है, अमालगमेशन है, मर्जर है, या आपका इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, तो आप वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम है कि बिना कोर्ट या ट्राइब्यूनल के रखे परमिशन लिए आप नहीं कर सकते। तो याद रखना है जो भी स्कीम बनती है आपका ये काम होगा कि उस स्कीम, उस डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल के सामने रखे गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिडक्शन। इट डज नॉट इन एनी वे वॉयलेट द प्रोविजंस ऑफ लॉज और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका सिर्फ 11 में यही काम है कि जो भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, जो भी कंपनी ने स्कीम बनाया है, जो कोर्ट और एनसीएलटी में सबमिट होता है, और वो स्कीम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशन, क्या वो सिक्योरिटीज लॉ के हर प्रोविजन को कंप्लाई कर रहा है? क्या वो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायर्ड परमिशन लेके कर रहा है? कोई चीज को ओवरराइड या वॉयलेट तो नहीं हो रहा? ये सब देखना आपका काम है एज पर रेगुलेशन 11। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्वेश्चन नंबर रेगुलेशन 12 क्या कहता है? रेगुलेशन 12 कह रहा है कि डिविडेंड, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन ये सब का सब इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए।
अब समझ लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता तो आप बाय वारंट भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं। एंड अगर अमाउंट जो है वो 1500 एक्सीड कर रहा हो तो फिर आपको उसे स्पीड पोस्ट से ही कंपलसरी भेजना पड़ेगा या कुरियर, और कुरियर या ऑर्डिनरी पोस्ट इज नॉट अलाउड। तो याद रखना है, अगर आपको डिविडेंड का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट या किसी तरह के रिडेम्पशन का पेमेंट करना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक किस लिए कीजिए, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता तो वारंट के थ्रू कीजिए या चेक के थ्रू कीजिए। और अगर वारंट या चेक का जो अमाउंट है वो 1500 को एक्सीड करता है तो आप स्पीड पोस्ट का ही रास्ता लेंगे, कुरियर या ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाएंगे। तो अगर मैं उसको समराइज करूं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, यू शुड मेंटेन द बैंक डिटेल्स। अगर 1500 से एक्सीड करता है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट, और ऑब्लिगेटरी है कि आप बैंक डिटेल्स जो है वो वारंट पर प्रिंट कर भेजें। श्योर अबाउट दिस वारंट्स आर लाइक कूपन्स। ये वारंट अगर आप बैंक में जाके बताओगे ना तो वो आपके बैंक में जमा करते हैं पैसे। श्योर अबाउट दिस, क्या क्लियर हो रहा है ये? कम टू 13th रेगुलेशन, और 13th रेगुलेशन ये कहता है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसका मतलब कंपनी को मेक श्योर करना है कि इन्वेस्टर्स की सारी शिकायतों का रिड्रेसल हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो रूल कहता है लिस्टेड एंटिटी शुड टेक एडिक्वेट स्टेप्स फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स। प्रॉपर स्टेप्स ली जाए, इन्वेस्टर को जो भी शिकायत है उन शिकायतों को दूर किया जाए। आपने अगर मेरा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है हमारा, यस, उसमें हमने देखा था स्कोर्स प्लेटफॉर्म, यस, तो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर मेक श्योर करें कि कंपनी रजिस्टर्ड है, और बोर्ड शैल मैंडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जितने भी इन्वेस्टर्स कंप्लेन है उसे इलेक्ट्रॉनिकली स्कोर्स के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व करें। स्कोर्स का हमने उसमें देखा था कि बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रैक कर सकती है कि आपने क्या जवाब दिया, जिसने इन्वेस्टर ने कंप्लेन किया है उसने क्या जवाब दिया। आप इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे जो एविडेंसेस है उसे अपलोड कर सकते हो, और इसका एक रियल टाइम ट्रैक होता है जिससे सबको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या वो सॉल्व हो रही है, रिप्लाई कब मिला कब नहीं मिला। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हर एक लिस्टेड एंटिटी स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो जाए और उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करे इन्वेस्टर्स की जो प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेन्स है उसको दूर करने के लिए। अब इसमें आपका एक क्वार्टरली फाइलिंग आता है, ध्यान से देखिए। अब आपको यहां पर एक क्वार्टरली फाइलिंग है, क्या है देखेंगे। हर एक लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली बेसिस पर विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, देखिए 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर आपको एक स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा। और वो स्टेटमेंट क्या होता है, टोटल कंप्लेंट्स बिगिनिंग में कितनी थी और कितनी आई, कितनी सॉल्व हुई और अभी भी कितनी क्लोजिंग है, मतलब कितनी बाकी है। मतलब ये कैसे होता है, समझ लीजिए हमारा पहला क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून, सही है। तो अब ये पहला क्वार्टर तो खत्म हो गया, क्वार्टर वन हमारा खत्म हो गया, तो क्वार्टर वन का स्टेटमेंट आप कब तक फाइल करेंगे, 21 डेज। मतलब ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, 21 जुलाई 20। क्लियर, श्योर अबाउट दिस। अगर मैं और एक बता दूं, जुलाई टू सितंबर हमारा सेकेंड क्वार्टर है, यस और नो, तो इसका कब तक फाइलिंग होगा, इसका होगा 21 अक्टूबर। क्लियर है। अच्छा, जब फाइलिंग होती है ऐसी, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको क्या स्टेटमेंट देना है। आपको स्टेटमेंट देखिए ऐसा देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा देना होता है ओपनिंग कंप्लेंट्स, मतलब आपके ऊपर पहले से कितनी ओपनिंग कंप्लेंट्स थी, कितनी थी, तो समझ लीजिए 50 कंप्लेन अभी भी पेंडिंग चल रही है। एड रिसीव्ड मोर, मतलब समझिए क्वार्टर में आपको और कितनी कंप्लेन आई, लेट अस से 25 कंप्लेन आई। लेस रिजॉल्व, कितनी कंप्लेंट्स आपने सॉल्व कर दी, तो लेट अस से हम कहेंगे कि 70 सॉल्व हो गई। तो फिर वो बोलेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब और ऐसी कितनी कंप्लेंट्स है जो ये क्वार्टर में पेंडिंग है, आपने सॉल्व नहीं की, हम बोलेंगे 5। तो ये जो ऐसा एक स्टेटमेंट होता है ना, ये स्टेटमेंट आपको फाइल करना है, क्वार्टरली फाइल करना है, क्वार्टर खत्म होने से 21 डेज के अंदर अंदर।
श्योर अबाउट दिस, पक्का। तो अगर इसको चार्ट के माध्यम से देखें तो रेगुलेशन 13 कहता है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्लेस पर हो सके तो स्कोर्स पर रजिस्टर करना है, और हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्वार्टर खत्म होने के 21 डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को जमा करना है। ये स्टेटमेंट में नॉर्मली होता है कंप्लेंट रिसीव्ड, रिजॉल्व और अभी भी आपकी पेंडिंग कितनी है। तो हम बोलेंगे ओपनिंग प्लस कंप्लेंट रिसीव्ड minus resolved, that should give you the pending one. Sure about this. That is your regulation 13, which talks about grievance redressal mechanism. और अब हम 14th, जो कि हमारे चैप्टर 3 का लास्ट रेगुलेशन है, उस पर फोकस देंगे। वो कहता है कि फीस एंड अदर चार्जेस को स्टॉक एक्सचेंज को पे कर देना चाहिए। अब गैस, जब स्टॉक एक्सचेंज आपको लिस्ट करने के लिए दे रहा है, आपका लिस्टिंग फैसिलिटी दे रहा है, वो आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए दे रहा है, तो मुझे बताइए फुकट में तो नहीं देगा। पेरेंट्स को छोड़ के कोई फुकट में देता है क्या? तो अगर समझ लीजिए कंपनी है, एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, और उस कंपनी ने अपने शेयर्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराए हैं। क्या शेयर्स को लिस्ट कराए हैं? तो मुझे जरा बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सब एनुअल उनकी फीस होती है, कुछ चार्जेस होते हैं, आपको वो भरना है। तो रेगुलेशन 14 कहता है हर एक लिस्टेड एंटिटी शैल पे all the fees and charges as applicable to the recognized stock exchange in the manner specified by the board or the recognized stock exchange. Clear है? Sure about this? तो यहां पर एक तो आपको बोला है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में या तो जो बोर्ड डिसाइड करता है उसके हिसाब से जो भी फीस रहेगी वो आपने सही पे हमेशा टाइमली जो भी उनके चार्जेस हैं, फीस हैं, वो भर देने चाहिए। तो ये हमारा रेगुलेशन 14 था। तो यहां पर हमारा चैप्टर 3 में जो रेगुलेशंस थे वो खत्म होते हैं। मैं अगर फिर से रिवर्स जाऊं तो रेगुलेशन 14 कहता है फीस समय पे भरें। रेगुलेशन 13 कहता है इन्वेस्टर्स की शिकायतों को दूर करें और क्वार्टरली फाइल करें। रेगुलेशन 12 कहता है कि डिविडेंड इंटरेस्ट और अगर कोई रिडेम्पशन का पेमेंट है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक, वारंट या चेक के द्वारा किया जा सकता है। रेगुलेशन 11 कहता है कि अगर कोई अमालगमेशन मर्जर की स्कीम हो जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल में सबमिट की हो तो आपका काम है देखना कि क्या वो सिक्योरिटी लॉ को कंप्लाई तो कर रहा है। रेगुलेशन 10 कहता है कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही हर एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट को सही से फाइल करना है और उसके लिए आपके पास अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर 1 दिसंबर 2015 से रेडी होना चाहिए था। रेगुलेशन 9 कहता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है, जो कि 2 तरीके से हैं, 8 साल और परमानेंट। रेगुलेशन 8 कहता है कि आप जब भी कोई सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी से डील करें, एग्जाम्पल के तौर पे वो डिबेंचर ट्रस्टी हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकता है, तो उसके साथ कॉपरेट कीजिए और उससे हमेशा करेक्ट और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन सबमिट कीजिए। रेगुलेशन 7 ट्रांसफर एजेंट के बारे में बात करता है, मैंने बहुत बार बात की, आई होप आपको याद है। रेगुलेशन 6 बेसिक्स कि कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर की जगह पर अपॉइंट कर उसकी 4 ड्यूटीज को संभालना, उसके 4 ऑब्लिगेशंस हैं। और रेगुलेशन 5 इज अ सिंपल वन व्हिच सेज एवरी KMP डायरेक्टर प्रमोटर जिसको भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसे बराबर से कंप्लाई करे। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर मेरा LODR 2015 का पार्ट 2 वीडियो जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 पर बनाया था वो खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, ऑलवेज शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। पार्ट 3 में हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे। अगर आपको याद है चैप्टर 4 बड़ा है तो मैं उसके लिए 2 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो दोनों ही पार्ट आपके चैप्टर 4 पे रहेंगे, जो कि हमारा LODR रेगुलेशंस का जो रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली अमेंडमेंट लेक्चर है, 2 रिविजन वीडियोस हैं, बट चैप्टर के हद तक पार्ट 3 और पार्ट 4 हमारा चैप्टर 4 पर बात करेंगे, जो रेगुलेशन 15 से लेकर 48 जाएगा। श्योर अबाउट दिस? थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।